ग्राउंड जीरो पर मेरी सहयोगी श्वेता भी मौजूद है, अतुल तिवारी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्वेता, दो पहलू हैं इस पूरे हादसे के, इस प्लेन क्रैश के। एक तो जहां आपकी मौजूदगी सुबह से वहां पर डीएनए सैंपलिंग आप कह रही हैं कि एक क्रमबद्ध तरीके से की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सैंपल्स लिए जा सकें और शवों को उनके घर वालों को सुपुर्द किया जा सके। लेकिन दूसरा पहलू इन्वेस्टिगेशन को लेकर है। जिस ब्लैक बॉक्स का आप जिक्र कर रही थी, हम सभी जानते हैं कि इस ब्लैक बॉक्स में तमाम वो अहम टेक्निकल डिटेल्स कैप्चर हो जाती हैं जिससे ये सामने आता है कि आखिरकार ये हादसा, ये क्रैश कैसे हुआ। इसमें कई बार जो कैप्टन या फिर पायलट्स होते हैं उनकी आवाज़ें कैप्चर हो जाती हैं, एफडीआर होता है यानी कि फ्लाइट एक डिवाइस रिकॉर्डर होता है, एक सीवीआर होता है जिसमें कैबिन वॉइस रिकॉर्डर होता है। इस सीवीआर में अक्सर क्रू और पायलट्स की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो सामने आती हैं। क्या ये ब्लैक बॉक्स कल से ही ढूंढा जा रहा है? क्योंकि जिस तरह से आप भी बता रही थी, एफडीआर और सीवीआर दो तरीके के ब्लैक बॉक्स, और ये ऑरेंज कलर के दिखते हैं। ये हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि ये ब्लैक नहीं होते, इनका नाम सिर्फ ब्लैक होता है। इनको ढूंढना एक बड़ी चुनौती है इस वक्त। जी, हालांकि वो रंग इसी वजह से रहता है ताकि आप इजीली उस रबल में स्पॉट कर लें, लेकिन जहां पर एक पूरा विमान आग के हवाले हो गया हो, वहां पर मतलब जब दीवारें वहां पर काली हो गई हैं, पेड़ वहां पर पूरी तरीके से काले हो गए हैं, तो थोड़ा मुश्किल आ रहा है इसे ढूंढने में। लेकिन चूंकि सामने के हिस्से में और पीछे के हिस्से में दोनों जगहों पर यह तलाश चल रही है, नेहा, जो मैंने जिक्र भी किया था, जो वहां पर इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स थे उन्होंने ये जानकारी दी थी कि वो दोनों तरफ ढूंढ रहे हैं, दोनों तरफ तलाश कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक अगर क्षतिग्रस्त हुआ तो नहीं जानकारियां मिलेंगी, और भी ऐसे हिस्से होते हैं जहां से ये डेटा रिकॉर्ड हो चुका होता है जिसको आप एनालाइज करते हैं। जो दो पहलुओं की बात आपने की ना नेहा, उसमें एक चीज है जो जहां पर मैं मौजूद हूं वो कड़ी वो दोनों हिस्सों को जोड़ रही है, और वो है फोरेंसिक्स। यहां पर जो फोरेंसिक्स के जो अधिकारी हैं वो यहां पर भी बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। और देखिए, अहमदाबाद वो इकलौती जगह है जहां पर एक नेशनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो यूनिवर्सिटी है वो और एफएसएल दोनों मिलकर इस पूरे मामले में काम करेंगे। अब फोरेंसिकली उस एविडेंस को भी एनालाइज करना है, और उसके साथ ही फोरेंसिक्स ही मदद करेगा डीएनए के मिलान के लिए। अतुल भी हमारे साथ हैं। अतुल, इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, भारत की एजेंसियां सब मिलकर एक समन्वय के साथ इस समय इस बड़े सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। अब बिल्कुल, क्योंकि इसमें न मात्र भारत के लेकिन विदेश के मुसाफिर भी शामिल थे, जिसमें लंदन और पोर्टुगल के भी जो लोग हैं वो शामिल थे। इसलिए स्वाभाविक तौर पे न सिर्फ भारत लेकिन पूरे विश्व की नज़र इसी बात पर है कि ये जो प्लेन है वो क्रैश किस वजह से हुआ, और इसकी जानकारी के लिए एफएसएल की टीम भी जो भी सबूत है उसको एकत्र कर रही है। एफएसएल की टीम खास करके जिस प्रकार से आपने एनएफएसयू की भी बात की है, तो बिल्कुल गुजरात में दो ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से दोनों अगर मिलकर इस पर काम कर रही हैं तो बहुत ही जल्द इसकी रिपोर्ट सामने आ सकती है। क्योंकि एनएफएसयू के अंदर भी एक्सपर्ट्स की फ़ौज है, और इन्हीं एक्सपर्ट्स की फ़ौज की मदद से जो भी कार्यवाही करनी है या जो भी रिपोर्ट्स एकत्र करनी है वो बहुत ही जल्द उसके रिपोर्ट्स सामने आ सकती है। लेकिन सबसे महत्व की बात यह है कि जो ब्लैक बॉक्स है उसका मिलना, जितनी जल्द ब्लैक बॉक्स मिल पाएगा उसके बाद ही सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो पाएंगी। क्योंकि जो इकलौते शख्स विश्वास, जो कि जिनका बयान भी अब हमारे सामने आ रहा है, वो खुद कह रहे हैं वो कैसे बच गए, उनको खुद को भी यकीन नहीं आ रहा है, यानी किस प्रकार से विमान का हादसा हुआ है शायद वो इस बात को ना बता पाए, लेकिन अंदर का माहौल जो आधी सेकंड या 1 मिनट के दौरान का था वो बता पाए। लेकिन इसमें एटीसी और जो भी डीजीसी है उसकी तरफ से भी किस प्रकार से आगे कार्यवाही की जाती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जिस प्रकार से आज सुबह भी एक जानकारी आई थी कि एयर इंडिया के जो अधिकारी हैं वो भी प्लेन क्रैश साइट पर पहुंचे हुए हैं, तो वो भी कुछ सबूत एकत्र कर रहे हैं। क्योंकि अलग अलग लोगों की तरफ से कई प्रकार के सवाल, और खास करके जो मृतक है उनके परिवार में एक आक्रोश भी दिख रहा है। और अभी जो भी मेडिकल स्टाफ है, जो भी पुलिस है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं संयम का एक वक्त है। क्योंकि जिन लोगों के डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं उनमें भी एक आक्रोश है, तो उनके डीएनए सैंपल लेकर, क्योंकि अभी सीधे तौर पर किसी के पास ये जवाब नहीं है कि डीएनए सैंपल कलेक्ट करने के कितने घंटे में रिपोर्ट्स आएगा। सबको यही कहा जा रहा है 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। और एक तरफ डीएनए सैंपल के रिपोर्ट एकत्र किए जा रहे हैं, डेड बॉडीज जो परिजन हैं उनको सौंपनी है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे विश्व
विश्व की नज़र यही है कि भारत के अंदर ये इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 242 जो मुसाफिर थे उसमें से 241 मुसाफिर की जान जा चुकी है। तो ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि 11 साल पुराना एयर इंडिया का ये फ़्लाइट था और बताया भी जा रहा है कि कुछ दिन पहले भी इस फ्लाइट के अंदर टेक्निकल इश्यूज़ आए थे। अगर टेक्निकल इश्यूज़ आए थे और ये बात कहीं ना कहीं सच है तो किस प्रकार की कार्यवाही एयर इंडिया की तरफ से की गई थी, और अगर जो भी टेक्निकल इश्यूज़ थे उसको दुरुस्त कर दी गई थी तो फिर क्या ऐसी खामी रही जिसकी वजह से सिर्फ प्लेन 1:38 को जब टेक ऑफ हुआ और 1:40 को क्रैश हो जाता है। ये भी प्राथमिक जानकारी के मुताबिक जो भी एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इंजन में कोई ना कोई खामी आई हो, ये हो सकता है। लेकिन जब प्लेन इतनी लंबी दूरी की उड़ान तय करनी होती है तब सारी टेक्निकल जो भी एनालिसिस हैं वो प्लेन के कर लिए जाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में मुसाफिर उसमें सवार होते हैं और उनकी ज़िंदगियां बहुत अहम होती हैं। ऐसे में ये अगर कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही का मामला है तो उस एंगल से भी इसमें जांच होगी, क्योंकि एयर इंडिया की फ़्लाइट ऐसा नहीं है कि ये फ़्लाइट ने कई उड़ान यहाँ से लंदन के लिए और देश के अलग अलग हिस्सों में इस फ्लाइट ने उड़ान भरी होगी। लेकिन जिस प्रकार से अब एक हादसा हुआ है इसको लेकर भविष्य में ऐसे हादसे फिर दोबारा ना हो, और ख़ास करके जो भी टेक्निकल इश्यूज़ दूसरे किसी अगर प्लेन में होते हैं तो उनको किस तरह से दुरुस्त किया जाए या उसकी गाइडलाइन किस तरह से जारी की जाए, अब ये भी बहुत अहम रहेगा। तो ये सिर्फ 241 जो पैसेंजर्स की डेथ हुई है उनके अलावा जो स्थानीय लोगों की डेथ हुई है उनके अलावा भी आने वाले दिनों में भारत सरकार के लिए भी एक कहीं ना कहीं गाइडलाइन जारी करने का वक्त है, क्योंकि अलग अलग एयरलाइंस की हम कहीं ना कहीं कई बार ये खबरें सुनते हैं, कई बार सोशल मीडिया पे कई लोग ट्वीट करते हैं और कई खबरें वायरल होती हैं कि कई प्लेन में खामी है, और हम ये भी कई बार समाचार माध्यमों में भी देखते रहते हैं कि कई फ्लाइट जो है उसे वापस एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जाता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां भविष्य में ना हो, क्योंकि एक जो दुर्घटना है उसे अब रोका तो नहीं जा सकता, वो हो चुकी है और 241 लोगों को हम खो चुके हैं। इसमें न सिर्फ भारतीय लेकिन विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, इसलिए न सिर्फ भारत लेकिन पूरे विश्व की नज़र है, क्योंकि जो जिस प्रकार से ये हादसा हुआ है उसमें अभी तक लगभग हम ये कह सकते हैं कि 20 घंटे जैसा वक्त बीत चुका है, लेकिन किस वजह से ये हादसा हुआ इसका स्पष्टीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। चाहे एटीसी की बात करें, डीजीसीए की बात करें या एयर इंडिया की तरफ से भी अभी तक कोई स्पष्टता इस बारे में नहीं आई है कि